हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्जियन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से यूनिट एंड मेजरमेंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स जो होंगे, और ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है, मेजरमेंट ऑफ टू क्वांटिटीज अलोंग द प्रिसीजन ऑफ रिस्पेक्टिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज। सबसे पहले यहाँ ए इक्वल्स दिया हुआ है 2.5 प्लस माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद बी इक्वल्स दिया हुआ है 0.10 प्लस माइनस 0.01 दैट इज सेकेंड। तो हमसे पूछा है कि ए बी क्या होगा, ठीक है। अब बात ध्यान समझिए, जब भी आपसे कुछ इस तरीके से वैल्यू दी जाए, समथिंग प्लस माइनस समथिंग, और फिर ऐसे करके दिया जाए और फिर जो वैल्यू निकालने के लिए कहे, तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे जेड। सपोज कर लेंगे कि जेड इक्वल टू ए बी है। अब इसमें से ये वाली जो वैल्यू होती है ये होती है ए, और जो ये वाली वैल्यू होती है दिस इज डेल्टा ए। यहाँ पे ये वैल्यू जो होगी वो होगी बी, ये वाली वैल्यू जो होगी वो होगी डेल्टा बी। एक्चुअल में ये क्या होता है कि ये अप्रॉक्सीमेट या कह सकते हो लीस्ट काउंट बताता है कि इतना प्लस माइनस हो सकता है। तो सबसे पहले हमने इसको जेड माना है, तो जेड इक्वल टू क्या है, ए बी। सो ए कितना दिया हुआ है 2.5, बी कितना दिया है तो 0.10। जब हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा 0.25, ठीक है, 0.25 इतने मीटर। मीटर कहां से आया, तो देखिए यहां पे क्या है मीटर पर सेकेंड, और यहां पे क्या है सेकेंड, कैंसिल आउट, सो आंसर मीटर। जब ये जेड की वैल्यू निकल आएगी फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस z इक्वल टू ए बी को लेकर के यहाँ पर हम लोग बनाएंगे रिलेटिव एरर का फार्मूला। क्या होता है, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब डेल्टा ए कितना है 0.5, तो हमने यहाँ पे लिखा 0.5 अपॉन ए कितना है 2.5, तो यहाँ पे हमने लिखा 2.5 प्लस डेल्टा बी कितना है 0.01 और बी कितना है तो 0.1। यहाँ पे डेल्टा जेड अपॉन जेड, जेड कितना आया है 0.25। क्लियर हो गई बात, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा डेल्टा जेड अपॉन 0.25 इक्वल्स, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट होगा तो आएगा 0.2 प्लस ये पॉइंट से ये पॉइंट थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 0.1। तो फाइनली डेल्टा जेड अपॉन 0.25 इक्वल्स आया है 0.3। तो यहाँ से अगर हम लोग डेल्टा जेड निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.075। सो हमारा यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो जेड कितना आया, तो जेड आया है 0.25 प्लस माइनस 0.075 इतने मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि यू मेजर टू क्वांटिटीज ए दिस बी दिस, सो कह रहे हैं कि वी शुड रिपोर्ट करेक्ट वैल्यू फॉर दिस। देखिए ए गिवन है 1 प्लस माइनस 0.2 मीटर, बी गिवन है 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर। सो हमसे यहाँ पे अंडर रूट ए बी की वैल्यू पूछी गई है, तो अंडर रूट ए बी की वैल्यू बिल्कुल वैसे हम लोग इसको जेड कंसीडर करेंगे। आप लोग क्या करेंगे कि पहले एक बार आप इसे पॉज करके अपने आप से लगाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे आप वीडियो देखेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ए कितना है, ए है 1, बी कितना है 2, तो यानी जेड कितना आया √2। उसके बाद यहाँ पर √2 आ चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिखेंगे। तो रिलेटिव एरर के फॉर्म में जिनको भी ये चीज़ नहीं मालूम है कि किस तरीके से रिलेटिव एरर के फॉर्म में चेंज करते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि क्या इसका प्रोसीजर कैसे होता है, समझिएगा। जो भी वैल्यू लिखी होगी आप उसको डेल्टा अपॉन इस फॉर्म में लिखेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, सपोज दैट ए लिखा हुआ है,
तो आप इसको डेल्टा ए अपॉन ए लिखेंगे। अगर बी लिखा हुआ है तो डेल्टा बी अपॉन बी लिखेंगे। इस तरीके से आप वैल्यू लिखेंगे। और कुछ बातें ध्यान दी जाती है, जैसे अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस कर दिया जाता है, अगर कुछ पावर में है तो उसको मल्टीप्लाई में लाया जाता है। तो ये तो जेड हो गया। अब देखिए यहाँ पे रूट लगा हुआ है। रूट का मतलब कितना होता है? पावर 1/2। तो क्या हो जाएगा? 1/2 इन ब्रैकेट, यहाँ दोनों मल्टीप्लाई में है तो आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। सो यहाँ से 1/2, डेल्टा ए कितना है तो वो है 0.2, ए कितना है 1 प्लस बी कितना है 0.2 अपॉन 2। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, इधर आ जाएगा 0.2 प्लस 0.1। ठीक है, तो यहाँ से पूरा सॉल्व करके आएगा 0.3/2 और इधर क्या इतना आएगा तो डेल्टा z/√2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे समझिएगा। जब हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालेंगे डेल्टा जेड की, तो डेल्टा जेड की वैल्यू आ जाएगी 0.3/2 इंटू √2। सो यहाँ से आ जाएगा 0.3/√2। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे हमारा आंसर लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? z प्लस माइनस डेल्टा जेड। सो z कितना आया था? √2 प्लस माइनस डेल्टा जेड 0.3 अपॉन √2 इंटू इतने, क्या ये सब कुछ केस में चल रहा था? आई थिंक सो मीटर में चल रहा था। लेट्स चेक। हाँ, मीटर में चल रहा था, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा मीटर में। ठीक है, सो ये हो गया हम लोगों का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। देखिए, ये कल हमने क्वेश्चन बताया था, इसमें पूछा गया कि मोस्ट प्रिसाइज कौन सा है। तो कल मैंने जो सवाल बताया था उसमें दो चीजें थी, एक था एक्यूरेट और दूसरा था प्रिसाइज। तो एक्यूरेट के लिए हमने बताया था कि भाई जो भी ट्रू वैल्यू है उसके क्लोज, जितना ज्यादा क्लोज नंबर होगा उतना ज्यादा वो एक्यूरेट होगा। और प्रिसाइज के लिए हमने कहा था कि पॉइंट के जितने डिजिट बाद जितने डेसिमल प्लेसेस तक नंबर होंगे वो उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर ये चारों ऑप्शन देखेंगे तो इसमें हर एक ऑप्शन में पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो सब में सेम है। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो यहां पे इनकी यूनिट बदली हुई है। ठीक है, तो अगर सबको हम यूनिट में, सपोज अगर सबको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसके जैसा बनाएंगे, तो बताइए सबसे ज्यादा इसमें डेसिमल प्लेसेस आएंगे। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 5.00 mm। ये सबसे ज्यादा मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा टाइम का यूनिट नहीं है, या फिर ये किस चीज की यूनिट है, किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। तो देखिए, कह रहे नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। तो देखिए, सेकेंड, पार्सेक, ईयर एंड लाइट ईयर। तो देखिए, ये जो सेकेंड है ऑफ कोर्स टाइम की यूनिट है। किसकी यूनिट है? टाइम की यूनिट है। जो पार्सेक है वो किसकी यूनिट है? तो वो डिस्टेंस की यूनिट है। किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। उसके बाद ईयर, ऑफ कोर्स ये भी टाइम की यूनिट है। उसके बाद लाइट ईयर, तो ये भी किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट है। ठीक, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी ये दोनों यूनिट ऑफ टाइम नहीं है। ब्रीफली इनको समझ लें। पार्सेक क्या होता है? तो पार्सेक वो डिस्टेंस होती है जहां से कोई पॉइंट 1 AU के आर्क के साथ 1 सेकेंड का एंगल बना रहा हो, तो ये जो डिस्टेंस होगी दैट इज 1 पार्सेक। उसके बाद लाइट ईयर क्या होता है? तो लाइट 1 ईयर में जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करती है,
उसी को हम लोग बोलते हैं 1 लाइट ईयर। कितना होता है? सो 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्लियर है? अगर वहीं 1 पार्सेक की बात करें तो वो होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फैक्ट पे जाएं, ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट पे जाए और आपसे कहा जाए बताइए कि लाइट ईयर और पार्सेक में क्या रिलेशन होता है, तो 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.28 लाइट ईयर, ये इनमें रिलेशन होता है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? पार्सेक और लाइट ईयर, क्योंकि ये दोनों किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है व्हाई डू वी हैव डिफरेंट यूनिट्स फॉर द सेम फिजिकल क्वांटिटी। इसको भी आप मोस्ट मार्क कर दीजिएगा, मतलब चूंकि ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है कि भाई जब हम यूनिट्स की बात करते हैं तो बताइए सेम फिजिकल क्वांटिटी की डिफरेंट यूनिट्स क्यों होती हैं। अब एग्जांपल के लिए समझिए, अगर आप मास को मेजर करते हैं तो मास को आप ग्राम में भी मेजर करते हैं, आप किलोग्राम में भी मेजर करते हैं, आप क्विंटल में भी मेजर करते हैं, आप टन पे भी मेजर करते हो। तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी की अलग अलग यूनिट्स आप मिलीग्राम में भी मेजर करते हो। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसको डिफरेंट यूनिट्स में क्यों मेजर किया जाता है? तो देखिए हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, फॉर आवर रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमें डिफरेंट क्वांटिटीज की जरूरत, डिफरेंट यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी सुनार के पास जाते हो तो क्या वो आपकी चेन को, जो आपने चेन बनवाई है, उसको टन में नाप के देगा? क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल मास की होती है, बहुत ही कम मास की होती है, तो क्या उसको टन में मेजर करना चाहिए? नहीं, ऑफ कोर्स वो मिलीग्राम में मेजर करेगा या ग्राम में मेजर करेगा। लेकिन अब जब आप बहुत सारा अनाज खरीदने जाते हो तो क्या वो ग्राम में मेजर करके आपको दे? तब वहां पे बात आती है क्विंटल की या फिर टन की। तो चूंकि हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमें यहाँ पे अलग अलग यूनिट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन समझिए। द रेडियस ऑफ एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। मतलब रेडियस ऑफ एटम जो होता है वो होता है 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑर्डर 1 फर्मी। जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है वो होता है 1 फर्मी का। तो कह रहे हाउ मेनी मैग्नीट्यूड्स हायर द वॉल्यूम ऑफ एटम एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब जरा आप इसको ध्यान समझिए। देखिए यहां पे समझिए, ये जैसे मान लिया हमने, ये क्या है, तो ये है एटम, और इसके अंदर जो होता है, ठीक, इसके अंदर ये क्या होता है, तो ये होता है न्यूक्लियस। ये क्या होता है? न्यूक्लियस। तो इन्होंने कहा है कि भाई जो इसका रेडियस होता है वो कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम के लेवल का। लेकिन जो ये रेडियस होता है वो होता है ये फर्मी लेवल का होता है, न्यूक्लियस वाला, और ये एंगस्ट्रॉम लेवल का होता है, मैग्नीट्यूड का होता है। तो फिर इनका कंपैरिजन करें तो क्या आएगा? इनके वॉल्यूम्स का। तो बहुत आसान है, समझिए। हमें किसका कंपेयर करना है? वॉल्यूम ऑफ एटम एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। यानी हमें वॉल्यूम ऑफ एटम बताना है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो वॉल्यूम ऑफ एटम करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, मीन्स टू से एटम। तो 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। सो यहां से आ जाएगा 10⁻30, ठीक। और फिर जब हम न्यूक्लियस का निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, फर्मी का मतलब होता है 10⁻15 मीटर। तो यहां से आ जाएगा 10⁻45। सो ये पूरा कैंसिल आउट। तो यहां से हमें ये पता चला कि वॉल्यूम ऑफ एटम जो है वो 10⁻15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। बहुत बड़ी बात है। इसको रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से भी बताया था कि जो भी एटम होता है
वो 90% वैकेंट, द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज वैकेंट। देखिए खुद ही समझ में आ रहा है, मतलब ये जो न्यूक्लियस है और ये जो एटम है, एटम का वॉल्यूम न्यूक्लियस के कंपेयर में 10 टू द पावर 15 टाइम्स ज़्यादा है। इट्स अ ह्यूज वैल्यू, यानी ज़्यादातर पार्ट तो एटम का एम्प्टी ही रहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि द अर्थ मून डिस्टेंस इज अबाउट 60 रेडियस अर्थ रेडियस, व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ द अर्थ अप्रॉक्सीमेटली इन डिग्री एज सीन फ्रॉम द मून, जब मून से देखा जाए। अब बात ध्यान समझिए, मान लिया कि ये मून है और ये है अर्थ, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब क्या हुआ कि इसकी जो डिस्टेंस है, इनके सेंटर की जो डिस्टेंस है वो 60 RE के इक्वल है। तो हमें यहां पे ये पूछा गया है कि व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ अर्थ व्हेन सीन फ्रॉम द मून, मीन्स टू से सपोज दैट ये डायमीटर है, तो कह रहे हैं अगर यहां से आप इसको देखेंगे तो कितने डिग्री का दिखेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से आर्क कितना है 2 RE के इक्वल, क्योंकि ये RE है तो डायमीटर कितना होगा, ये भी RE होगा, तो डायमीटर टोटल हो जाएगा 2 RE। तो रेडियस, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 60 RE, 60 RE। तो बताइए इससे कैंसिल हो, तो कितना आया 1/30 रेडियन, ये किस में आया है रेडियन में। तो रेडियन को अगर हमें डिग्री में बदलना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग करते हैं यहाँ पे 180, ठीक है, 180/π। जब हमें रेडियन में बदलना होता है तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब रेडियन को डिग्री में बदलना होगा तो 180/π से। सो यहाँ से कैंसिल आउट 6 टाइम, इसका होगा 6/π डिग्री। सो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा आ सकता है, यहाँ पे चूंकि डिग्री में है, इसको अगर हमें मिनट में बदलना है तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6/3.14, जो कि लगभग इक्वल होगा 2 डिग्री के। यानी अगर हम मून से अर्थ को देखेंगे तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा 2 डिग्री का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम मेजरिंग डिवाइस इज मोस्ट प्रिसाइज। देखिए यहाँ पूछा गया है कि वॉल क्लॉक, स्टॉप वॉच, डिजिटल वॉच या एटॉमिक क्लॉक। तो देखिए यहाँ पे वॉच के केस में प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है मोस्ट ऑफ द वॉचेस गिव्स रॉन्ग टाइम, मतलब वो क्या होता है कि वो घड़ी या तो आगे हो जाती है पीछे हो जाती है, यानी कहने का मतलब उस वॉच में एरर आ जाती है जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है, ठीक है। तो इनमें से कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी घड़ी है जो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है, दैट इज एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक मोस्ट प्रिसाइज क्लॉक है जो कि 3000 साल के बाद 1 सेकेंड का एरर आता है, यानी जब 3000 साल बीत जाएंगे तब उसमें 1 सेकेंड का एरर आ सकता है, ठीक है। इसलिए मोस्ट प्रिसाइज क्लॉक कौन सा होगा, एटॉमिक क्लॉक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं तो इस तरीके के सिमिलर क्वेश्चंस आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। पहला है, क्या रहा है कि इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 100 न्यूटन, मतलब फोर्स की यूनिट को हम माने क्या है 100 न्यूटन, लेंथ की यूनिट को माने 10 मीटर और टाइम की यूनिट को माने 100 सेकेंड। सो कह रहे हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, तो मास की यूनिट क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले फोर्स को लेते हैं, फोर्स का मतलब क्या हो गया mlt-2, सो ये कितना है 100 न्यूटन। उसके बाद लेंथ जिसका L ही होता है कितना है 10 मीटर, और उसके बाद टाइम का T होता है तो ये आ गया 100 सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ से m की वैल्यू निकालें तो ये आएगा 100/LT-2। तो देखिए यहाँ से इसको हम 100 इंटू T²/L लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सारी वैल्यू रख देंगे।
तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे तो 100 इंटू टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू क्या है दिस, यानी 10 टू द पावर 4 अपॉन एल, एल का मतलब क्या है 10, इससे कैंसिल आउट, सो फाइनली आ जाएगा 10 टू द पावर 5 kg। तो ये हो जाएगी मास की यूनिट। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ये हो जाएगी किसकी यूनिट, मास की यूनिट। ठीक है, क्या किया गया, फोर्स की यूनिट 100 न्यूटन, लेंथ की यूनिट 10 मीटर, टाइम की यूनिट 100 सेकेंड। तो पूछा गया है कि उस सिस्टम में मास की यूनिट क्या होगी। तो हम लोगों ने किया क्या, एल और टी की वैल्यू इसमें रख करके एम की वैल्यू निकाली, दिस इज द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ, हमें यहाँ पे हर एक चीज का एग्जांपल देखना है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखिए इस वीडियो में हम लोग केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहे हैं, सो ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्लास। पहला है ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज अ यूनिट बट नो डायमेंशंस, मतलब हमें एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताना है जिसकी यूनिट तो है बट नो डायमेंशंस, लेकिन उसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है। तो इसके लिए दो एग्जांपल सबसे बेस्ट हैं, दैट इज सॉलिड एंगल जिसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, और प्लेन एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल जिसकी यूनिट होती है रेडियन। ये दो क्वांटिटी ऐसी हैं जिनकी यूनिट तो है बट कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं है। नेक्स्ट है कि अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज नाइदर यूनिट नॉर डायमेंशनल फार्मूला, तो वो इसको हम मान सकते हैं जैसे कि जैसे इसकी ना तो कोई यूनिट होती है ना डायमेंशनल फार्मूला होता है, तो जैसे हम लोग मान सकते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी। तो उसका फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो देखिए इसका ना तो कोई डायमेंशनल फार्मूला होगा और ना ही इसकी कोई यूनिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कांस्टेंट विच हैज यूनिट, तो इसके लिए हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कैपिटल जी को, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसके बाद कहा गया है कि अ कांस्टेंट विच हैज नो यूनिट, एक ऐसा हमें कांस्टेंट बताना है जिसकी कोई भी यूनिट नहीं है। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें कह रहे थे या तो ये दिया हो या तो ये दिया हो या तो ये दिया हो, लेकिन अब हमें बताना है कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी कोई भी यूनिट नहीं है। सो वो कौन सी यूनिट होगी, तो वो होगी, कह रहे कांस्टेंट है जिसकी कोई यूनिट नहीं है और वो कांस्टेंट भी है, तो वो है रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर जिसकी ना तो कोई यूनिट नहीं है और यहाँ पे इन्होंने डायमेंशनल फार्मूला को कंसीडर नहीं किया, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं है और ये कांस्टेंट होती है। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कह रहे हैं कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस दिस सेंटीमीटर सब्सटेंस एंड एंगल π/6 एट द सेंटर। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, क्या सपोज दैट मान लीजिए कि ये एक सर्किल है, ठीक है, ये एक सर्किल है और ये सर्किल सेंटर से है, बात समझिएगा कि कोई आर्क है, आर्क की लेंथ ही हमें बतानी है। ये आर्क π/6 एंगल यहाँ पे एंटर कर रहा है और इसका रेडियस क्या है 31 सेंटीमीटर। तो अभी इससे पहले फार्मूला बताया गया था, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क, लेट से कि इस आर्क की लेंथ L है, सो आर्क अपॉन रेडियस 31, सो L इक्वल टू कितना आ जाएगा 31, ठीक है, इंटू थीटा। सो 31 यहाँ पे कितना 31, इसकी वैल्यू π/6, सो π/6 की वैल्यू यहाँ से जो आएगी ये आएगी 31 इंटू 3.14 अपॉन में 6, सो 31 इंटू 0.52, ये इसको लगभग मान सकते हैं इतना। अब यहाँ पे जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 0.52 इंटू 31, पहले 1 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2161 और यहाँ पे वैल्यू 2 डिजिट बाद डेसिमल पॉइंट, यानी हमारा आंसर होगा कि जो आर्क की लेंथ होगी वो होगी 16.12 सेंटीमीटर, दैट इज आंसर।
सो आप आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।